नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके और मैं आपके साथ रक्षा पटेरिया। झांसी विधानसभा से एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले रवि शर्मा आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है रक्षा। सर, झांसी से आप तीसरी बार चुनाव लड़े और तीसरी बारी आपने बहुत प्रचंड बहुमत के साथ वोट हासिल किए हैं, जनता का सपोर्ट आपको मिला है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? देखिए, ये श्रेय है झांसी की श्रेष्ठ जनता को, जिन्होंने काम के आधार पर मतदान किया, जिन्होंने जातिवाद से ऊपर उठ करके, सांप्रदायिकता से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए मतदान किया। झांसी के मतदाताओं ने हमारे नेता मोदी जी में और योगी जी में आस्था व्यक्त की, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ झांसी की श्रेष्ठ जनमानस का। सर, जीत के बाद ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप अब कराएंगे जनता के लिए, जनता के हित के लिए और आम जन के लिए? पिछले 10 वर्षों में झांसी की तस्वीर बदली है। झांसी उत्तर प्रदेश की मॉडल विधानसभा बनकर के सामने आई। जी। इस बदलते हुए झांसी में कुछ ऐसे काम हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। जी। जैसे कि मैंने जनता को आश्वस्त किया था कि मैं पहुज नदी जो शहर के मध्य से गुजरती है, उसका सुंदरीकरण करवाऊंगा। उस सुंदरीकरण की दिशा में हमने कदम बढ़ाया और पहुज में गिरने वाले गंदे नालों की टैपिंग के लिए वहाँ पर 2 STP वर्तमान में निर्माणाधीन है। जिस दिन हम वहाँ पर STP लगा लेंगे, उसके बाद शहर का जो सीवर का पानी है वो नदी में सीधे नहीं जाने वाला है और हम पहुज नदी के सुंदरीकरण की दिशा में अपने कदम को बढ़ाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर ललितपुर रोड पर एक रेलवे की क्रॉसिंग है। उस रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने का सपना हम लोगों का है, लेकिन बगल में फौज है, सेना की ज़मीन है, सेना की बसावट है, तो सेना के लोग सिक्योरिटी इशू के कारण से हमको NOC अभी तक नहीं दिए थे। प्रयास होगा कि यदि वो NOC हमको उपलब्ध हो गई तो वहाँ पर भी एक ROB बना करके लोगों को सुविधा कर दी जाए। एक काम हमारा पेंडिंग है, वो है भगवंतपुरा से लेकर के बिजौली तक आउटर रिंग रोड में काम बचा हुआ है। उसमें भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, विकराल समस्याएं। समस्या है कि वहाँ पर भी सेना की लैंड बीच में पड़ती है, वन विभाग की पड़ती है और रेलवे की क्रॉसिंग पड़ती है। लेकिन इस पंचवर्षीय में इन सारे कामों के साथ साथ झांसी से रीजनल कनेक्टिविटी की फ़्लाइटें भी चलना शुरू हो जाएं, जिससे कि हम झांसी के विकास को पंख लगा पाएँ। वैसे तो मोदी जी की चिंता बुंदेलखंड को लेकर के है, महाराज जी का लगातार यहाँ पर प्रवास रहता है। डिफेंस कॉरिडोर निर्माणाधीन अवस्था में है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग यहाँ पर एक अपनी एयर कनेक्टिविटी को ठीक कर लें। तो इस पंचवर्षीय में हम यहाँ से जहाज़ उड़ने लगे हमारे, इसकी भी हम लोग चिंता करने वाले हैं। साथ ही साथ झांसी में जन सुविधाओं का विस्तार कैसे हो। डेवलपमेंट एक अनवरत प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। रोज़ नई आवश्यकताएं क्रिएट होती हैं और आवश्यकताओं को ध्यान रख के वहाँ पर काम करने की ज़रूरत होती है। तो वो तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया के साथ साथ इन बिंदुओं पर हम लोग गंभीरता से बात करने वाले हैं। सर, हमारे दर्शक हमें बताते कि बीजेपी को वोट देने के पीछे एक मुद्दा था, सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है ये, लेकिन कहीं ना कहीं उससे बड़ा मुद्दा बेरोजगार है, लेकिन ये बहुत पीछे छूट चुका है। तो क्या इस बार आप अपने साथ अपनी जनता के लिए बेरोजगार का कुछ करेंगे? देखिए, विश्व की बहुत बड़ी आबादी का देश भारत, 135 करोड़ 140 करोड़ लोग जहाँ पर निवास करते हो। सरकार कोई भी हो, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय लॉर्ड मैकाले को ये काम सौंपा गया था कि भारत को हमने आज़ाद तो कर दिया है, लेकिन ये वैचारिक रूप से आज़ाद ना होने पाए।
तो भारत को उस समय जो शिक्षा नीति मिली थी वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाई हुई शिक्षा नीति थी। उस शिक्षा नीति के कारण से इन 74 वर्षों में हमारा युवा भी अब नौकरी की बात करना सीख गया। उसके माँ बाप की भी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी पा जाए। बड़े कम माँ बाप होंगे जो इच्छा रखते हो कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके दूसरों को रोजगार देने का काम शुरू करे। बिल्कुल सही बात। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार शैक्षिक सत्र में हम लोग नई शिक्षा नीति के माध्यम से अब बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। हम देश में हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो रोजगार देने वाले बने। जिस तरीके से औद्योगिक माहौल, व्यावसायिक माहौल मोदी जी ने तैयार किया है, हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी पीढ़ी लोगों को रोजगार देने की सोच बनाना शुरू करे। उसी दिशा में कौशल विकास के माध्यम से, बदली हुई शिक्षा नीति के माध्यम से अब ये देश में आने वाले समय में संभव हो पाएगा। सरकार जिनके पास भी आइडिया है उन सबको आर्थिक रूप से सहयोग करने को तैयार है। आपके पास यदि कोई अच्छा आइडिया है तो सरकार सपोर्ट में खड़ी है, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है। तो अब लोगों की सोच बदलेगी, क्योंकि नौकरी का जो सरकारी नौकरी की जब बात होती है तो उसका जो प्रतिशत है वो 0.075 है। इतने लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं। लेकिन अपने देश में चलने वाली गतिविधियों में, व्यवसायिक गतिविधियों में यदि हम लोगों को समायोजित करेंगे, पड़ोसी देश चाइना, जहाँ पर हर व्यक्ति के घर में कुछ ना कुछ काम है, लोग कुछ ना कुछ काम करना जानते हैं, एंसिलरी घर घर लगी हैं, वहीं दूसरी ओर 135 करोड़ की आबादी वाले देश का यदि सारा युवा सरकार से उम्मीद करेगा कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए तो ये असंभव सी बात है। लेकिन अब लोग समझना शुरू किए हैं, शिक्षा नीति की नींव रख दी गई है। आने वाले समय में इसका सकारात्मक लाभ समाज को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अभी तक हम लोग जब आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बेटा खूब पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी लग जाए, ऐसा आशीर्वाद हम लोग देते थे। आने वाले समय में हम लोग आशीर्वाद अपना बदलेंगे और हम लोग आशीर्वाद देंगे कि इतने बड़े आदमी बनो कि तुम्हारे पास 150-200 युवाओं को नौकरी देने का भी साधन हो। तो बाकी बात अब की बार प्रदेश की यदि हम बात करें तो पिछले बड़े लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग करके लोग बाग सरकारें बनाते थे, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। सोशल इंजीनियरिंग से सरकारें बना करके जनता का शोषण करते थे। लेकिन इस बार जनता ने सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति को नकार दिया है। इस बार की चुनाव का जो पैटर्न था वो डिफरेंट हुआ, और डिफरेंट पैटर्न में हमने देखा है कि वो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ गरीब व्यक्ति, जिसके घर तक दस्तक देकर के मोदी जी की कल्याणकारी योजना, योगी जी की योजना पहुंची थी, तो वो एक वर्ग नया तैयार हुआ जो समझता है कि 74 वर्षों में हमको भ्रष्टाचार मिलता था, हमको राशन पूरा नहीं मिलता था, घटतौली मिलती थी। लेकिन आज हमारे घर पे दस्तक दे कर के राशन मिलता है, हमारा आवास की व्यवस्था हो गई, हमारे शौचालय की व्यवस्था हो गई, हमको गैस की व्यवस्था हो गई, हमको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज की व्यवस्था हो गई। और तो और कोरोना के संक्रमण में जब पूरा देश बंद था, लॉकडाउन था, उसके बावजूद लोगों को भोजन का संकट नहीं हुआ। 2-2 बार राशन की व्यवस्था सरकार ने की, और राशन की व्यवस्था ही अकेले नहीं की, उसके साथ में तेल, चना, नमक उसकी व्यवस्था की। तो ऐसी सरकार के साथ लोग रहना चाहते हैं। तभी तो इस चुनाव में हमने देखा कि वो अल्पसंख्यक समुदाय जिसे विपक्षी लोग डराते थे कि भाजपा आएगी तुमको खा जाएगी, भाजपा आएगी तुमको खा जाएगी, उस अल्पसंख्यक समुदाय ने देखा कि 7 साल से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी को किसी ने नहीं खाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की सरकार, जिसने सबका विश्वास जीतने का काम किया हो। बहुत बड़ी चीज़। महिलाओं को और आम समाज में रहने वाले लोगों को सुरक्षा का एहसास हुआ, तब ना लोग आज साथ में हैं। और उसके बाद में
अब जब चुनाव हार गए तो ईवीएम की बेवफाई के चर्चे करने लगे। तो ईवीएम बेवफा नहीं हो सकती है। तो जहाँ चुनाव जीते वहाँ ईवीएम बेवफा नहीं थी क्या? देखिए, चूंकि विपक्ष के पास, हम लोग तो चुनाव को करीब से देख रहे थे जी। लोग तैयार थे कि नहीं, हम सरकार यही चाहते हैं, हम तो योगी जी को मुख्यमंत्री चाहते हैं, क्योंकि हमको आनंद की अनुभूति हुई 5 साल। व्यक्ति 5,000 रुपये महीने कमाने वाला हो या 50,000 या 5 लाख, लेकिन सबसे पहला आदमी को लगता है कि हम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित हो, हमको सम्मान और स्वाभिमान का जीवन मिले। सर, मैंने एक क्वेश्चन भी किया था सर से इस टाइम पे कि सपा सरकार में जड़ जोरू जमीन तीनों सुरक्षित नहीं है, लेकिन जनता के बीच मैंने जाना है कि जनता बीजेपी को सपोर्ट इसलिए ही करती है क्योंकि जड़ जोरू जमीन तीनों ही सुरक्षित है इस सरकार में। देखिए, उन्होंने क्या जवाब दिया होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन समाजवादी पार्टी के कालखंड को जनता ने भोगा है जी। उत्तर प्रदेश में मैं जब 12 से 17 तक विधायक था तो विधानसभा में दंगों की ही चर्चा होती थी। आए दिन दंगे प्रदेश में, आए दिन दंगे। आम आदमी भयग्रस्त था, लोगों की संपत्ति सुरक्षित नहीं थी, लोगों के प्लाटों पर कब्जे होते थे, और तो और माफिया सत्ता के संरक्षण में बैठ कर के अधिकारियों को धमकाते थे। जी, शासन तक कोई कार्रवाई तो जब ऐसा शासन भी हमने देखा और फिर इन 5 वर्षों का 17 से 22 का कालखंड भी हमने देखा, तो निश्चित रूप से वही कारण है कि पूरी जनता ने, योगी जी जनता की पहली पसंद थे जी। और जब मोदी जी और योगी जी चुनाव लड़ रहे थे तो बड़ा कारण यह है कि मोदी योगी को लोग वोट देना चाहते थे। विधानसभाओं में कई जगह हम लोगों को सुनने मिला कि कैंडिडेट से तो हम दुखी हैं, कैंडिडेट हमारी पसंद का नहीं है, लेकिन हमको फिर भी वोट देना है मोदी जी को, हमें वोट देना है योगी जी को, सुशासन को, महिला सशक्तिकरण को, आत्मसम्मान के रक्षा के लिए। तो इन सब बिंदुओं पर लोगों ने वोट किए हैं। निश्चित रूप से आने वाले 5 वर्ष उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम कालखंड में लिखे जाएंगे। सर, मेरा सबसे आखिरी और रोचक सवाल है, मुख्यमंत्री जी जब झांसी विधानसभा में प्रचार करने आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि बुलडोज़र चलेगा, जो गलत करेगा उस पर बुलडोज़र चलेगा। तो झांसी में भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अवैध तरीके से ज़मीनें हड़पी जा रही है। झांसी नंदनपुरा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे नाले हैं जिस पे ऊपर घर बनाए हैं लोगों ने, इसमें क्या कहेंगे? क्या इसमें भी बाबा का बुलडोज़र चलेगा? देखिए, हम लोग किसी से प्रेरित नहीं होते, जो गलत करेगा उसे ही भरना पड़ेगा। और निश्चित रूप से यदि किसी ने गलत किया होगा तो प्रशासनिक कार्रवाई होगी। वो सत्यापन करना प्रशासन का काम है कि कहाँ पर किसने कौन सा कब्जा कर लिया, लेकिन यदि किसी ने कुछ किया है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ तक बात बुलडोज़र की है, तो बुलडोज़र निश्चित रूप से उसकी दिशा बुंदेलखंड की तरफ होनी ही चाहिए अब, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जिन्होंने अकूत संपत्ति पैदा की है, सत्ता के संरक्षण में लोगों के प्लाटों पर कब्जे किए हैं, लोगों की ज़मीनें छुड़ाई हैं, लोगों के खेत छुड़ाए हैं, लोगों को मानसिक तनाव दिया है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, स्वाभाविक कार्रवाई है और होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इस बार होगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप देख रहे थे न्यूज़ पीके की खास पेशकश। एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और एक नए प्रतिनिधि के साथ आपको वापस लेकर आएंगे।